इससे पहले का जो सेशन हमने देखा, उस सेशन में हम औषधि सिद्धता देख रहे थे और उसमें हमने आकंठपान के लिए कौन से द्रव्य का उपयोग करना है, उसमें आकंठपान के लिए अलग-अलग आचार्यों ने जो थोड़े बहुत द्रव्यों में थोड़े बहुत जो चेंजेस किए हैं, उस चेंजेस को हमने देखा। कौन सी अवस्था में कौन सा आकंठपान द्रव्य उपयोग में लाना है और आकंठपान द्रव्यों में क्षीरादि जो द्रव्य यूज करने हैं तो उसको वमन द्रव्य से हम संस्कृत कर सकते हैं और क्षीरादि द्रव्य हम येवागुपान करने के बाद भी आकंठपान करके यूज कर सकते हैं, ऐसे हमने देखा था। उसके बाद हमने अलग अलग जो व्यापद होते हैं, तो पहले से ही व्यापद के लिए जो औषधि लगने वाली है उसकी तैयारी करके रखने के लिए जो कौन से द्रव्य हमें लगने वाले हैं व्यापद प्रतिकार करने के लिए, उन द्रव्यों की हमने लिस्टिंग देखी। उसमें हमने देखा कि कौन से द्रव्य कौन से व्यापद के लिए कैसे आचार्य ने बताए हुए हैं वो, और प्रैक्टिकली कौन से रसशास्त्रीय द्रव्यों का हम उपयोग करते हैं वो, ऐसा हमने एक लिस्टिंग देखा था। उसके बाद हमने धूमपान और कवल, इसके लिए जो द्रव्यों का वर्णन आया हुआ है, जो संशमनीय, शोधनीय या फिर अन्य जो धूमपान के प्रकार जो बोले गए हैं कि वमन के बाद ये धूमपान करवाना है, तो वो धूमपान के द्रव्यों का हमने लिस्टिंग देखा। फिर हम संसर्जन क्रम की ओर आए थे कि संसर्जन क्रम में हमें कौन से द्रव्यों का उपयोग होने वाला है, तो उनकी जो लिस्ट थी वो हमने देखी कि पेयादि क्रम के लिए कौन से द्रव्य, तर्पणादि क्रम के लिए कौन से, और रसादि क्रम अगर यूज करना है तो उसमें पेयादि और तर्पणादि में हम रसादि द्रव्यों को मिक्स करके अलग अलग रसों का उपयोग भी हम कर सकते हैं। फिर षड्रसात्मक आहार हमें कैसा देना है ये भी हमने देखा था। अभी यहां तक हमारी औषधि सिद्धता पूर्ण हो गई थी। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि वमन के पूर्व जो संभार संग्रह होता है, तो वो संभार संग्रह हमें पहले से ही करके रखना होता है। अभी संभार संग्रह क्या है और वो क्यों करके रखना है, ये हम पहले देखते हैं, बाद में हम संभार संग्रह की ओर बढ़ेंगे। संभार संग्रह देखिए क्या है। चरक सूत्र 15 जो उपकल्पनीय अध्याय है, वही उपकल्पनीय अध्याय में वमन का विधि भी दिया गया है और वहां पर पंचकर्मागार का भी वर्णन है कि पंचकर्मा की जो रूम होती है, वो जो भवन होता है वो कैसे बनाना है, उसके आजू बाजू में ऋतुओं के हिसाब से, भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से कैसी अवस्था उसकी होनी चाहिए, वहां पर कौन से द्रव्य होने चाहिए, ये सब कुछ उस अध्याय में दिया हुआ है। उसी में जब वमन या फिर विरेचन या कोई भी पंचकर्म करने से पूर्व एक संभार संग्रह का वर्णन है, वही सूत्र हमने यहाँ पर लिया है। सूत्र देखिए क्या है। सम्यक् च एव हि गच्छत् औषधे प्रतिभोगार्था, व्यापन्यश्च औषधे व्यापदाः परिसंख्यायाः प्रतिकारार्थः। यहाँ पर दो खंड है एक ही सूत्र के। पहला खंड है कि सम्यक् च एव हि गच्छत् औषधे प्रतिभोगार्थम। संभार संग्रह हमें क्यों करना है? सम्यक् च एव हि गच्छत्, हमने जो कुछ कर्म किया है, वमन आदि जो हम कर्म करने वाले हैं, उसका सम्यक योग होने के लिए, और सम्यक योग कैसा होगा उसकी तरफ हमें क्या करनी है, गति करनी है। इसलिए गच्छत्, सम्यक योग की तरफ जाने के लिए औषधे प्रतिभोगार्थम, उसके लिए हमें अलग अलग औषधियों की आवश्यकता है। तो उनका प्रतिभोग अगर हम अच्छे से करते हैं, प्रतिभोग कौन करेगा? रुग्ण। रुग्ण के प्रति जो उसका औषधियों का प्रतिभोग होने वाला है, वो अगर सम्यक होने की इच्छा है तो उसके लिए हमें सांबार संग्रह पहले से ही करके रखना है। ऐसे नहीं है कि हाँ चलो आज वमन है तो चलो चलो दूध लेने के लिए जाते हैं, फिर हम गए डेयरी में और दूध लेके आए, चलो चलो दूध गर्म करते हैं। या फिर अरे 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 व्यापद हो गया, अभी क्या करें, हमारे पास तो सूट शेखर भी नहीं है, चलो दुकान में जाकर सूट शेखर लेके आते हैं। ऐसे नहीं होता है। पहले से ही हमें सब द्रव्यों का प्लानिंग करके, वमन के लिए जो कुछ द्रव्य लगने वाले हैं, जो कुछ संभार लगने वाला है, उन सब का हमें क्या करना है, पहले से ही उपयोजना करके रखनी है। दैट इज सम्यक च एव ही गच्छत्, सम्यक होने के लिए औषधि प्रतिभोगार्थम, औषधियों का प्रतिभोग करने के लिए।
और सेकेंड लाइन में देखिए, व्यापन्ने च औषधे व्यापद परिसंख्यायाः प्रतिकारार्थम। अगर औषधि देने के बाद संशोधन की जो औषधि है, औषधे व्यापन्ने, औषध देने के बाद अगर कुछ व्यापद होता है तो व्यापदाः परिसंख्याया, कितने व्यापद होते हैं हमें अभी पता नहीं है, कौन से रुग्ण में क्या व्यापद होने वाला है वो भी हमें पता नहीं है, इसलिए वो बोलते हैं परिसंख्याया, वो बहुत सारे हैं, इसलिए उसके प्रतिकारार्थम, वो व्यापद से हमें क्या करना है, प्रतिकार करना है, उसकी चिकित्सा करनी है। उस चिकित्सा के लिए हमें क्या करना है, पहले से ही औषधीय द्रव्यों का संभार करके रखना है। ओके, तो औषधि प्रतिभोगार्थम मतलब सम्यक योग होने के लिए जो औषधि लगने वाली है, संशोधन की जो औषधियां हैं उनका संभार करने के लिए, उनका कलेक्शन करने के लिए, और अगर व्यापद हो जाते हैं तो व्यापद बहुत सारे हैं, कौन सा व्यापद कब होने वाला है यह हमें पता नहीं है, तो अगर व्यापद हो जाते हैं तो उनके प्रतिकारार्थ जिन द्रव्यों का हम संग्रह करने वाले हैं उसको कहा जाता है संभार संग्रह। सेम वैसे ही सूत्र अष्टांग संग्रह में दिया है, लेकिन वहां पर थोड़े से शब्द अलग है। शब्द देखिए क्या है, यहाँ पर हम सिर्फ शोधन के बारे में कहा ऊपर। ओके, यहाँ पर अष्टांग संग्रह जी आपको बहुत पहले से बता रहे हैं, स्नेहादि स्नेहादिषु उपयोगाय तद व्यापच्च शमनाय च। स्नेहादिषु मतलब स्नेहन से लेकर, आदि मतलब कहां तक, संसर्जन क्रम तक, स्नेहन से लेकर के संसर्जन क्रम तक जितने भी क्या होने वाला है, स्नेहादिशु उपयोगाय, जितने भी द्रव्य हम उपयोग में लेने वाले हैं, किसके लिए, तद व्यापच्य, अगर स्नेह पान जब करवा रहे हैं वहां से लेकर पूरा कर्म हो, संसर्जन क्रम तक पूरा कर्म होने तक, इसमें कभी भी कोई भी व्यापद अगर होता है तो उस व्यापद को हमें शमन करने के लिए, ओके, उस व्यापद की चिकित्सा करने के लिए, तद व्यापच्च शमनायच, अगर व्यापद होता है तो उसकी चिकित्सा के लिए, और आगे और एक क्लॉज है, क्योंकि दो दो च है, दो च है, तो व्यापद की चिकित्सा करने के लिए ऐसा एक अर्थ है, और दूसरा है शमनायच, जिस कर्म के लिए हम, सॉरी, जिस व्याधि के लिए हम जो कर्म कर रहे हैं उस व्याधि की चिकित्सा के लिए भी जो द्रव्य हमें लगने वाले हैं, जो शमन औषधि लगने वाली है, उनका भी हमें क्या करना है, संभार करके रखना है, उनका भी कलेक्शन करके रखना है। शमनायच मतलब ब्रॉड स्पेक्ट्रम डेफिनेशन है, स्नेहपान से लेकर शमन औषधि तक जितना भी कुछ हमें लगने वाला है वो सब क्या है, संभार संग्रह में उसका क्या है, अंतर्भाव होता है। आगे दे रहे हैं, कुर्यात् प्राग एव तद योगी द्रव्यम, तो कुर्यात् प्राग एव मतलब स्नेहादिशु, स्नेहादि जो क्रियाएं हम करने वाले हैं उससे पहले, कुर्यात् प्राग एव, उससे पहले ही हम क्या करने वाला है, तद योगी द्रव्यम, उसके उपयोग के लिए, उनके साथ जोड़ने के लिए, योग मतलब जोड़ना, उनके साथ द्रव्यों को जोड़ने के लिए जिनका हम क्या करने वाले हैं, संग्रह करने वाले हैं, कुर्यात् प्राक एव तद योगी द्रव्यम, पहले से ही स्नेहादिशु जो क्रिया हम करने वाले हैं उससे पूर्व से ही, कुर्यात् प्राक एवं तद द्रव्यम, जो द्रव्यों का हम संग्रह करके रखने वाले हैं, उन द्रव्यों का संग्रह करने का जो सारा विधि है, जो कुछ मेथड हम यूज कर रहे हैं उसको कहा जाता है संभार संग्रह। ओके, तो इसमें बहुत सारी लिस्टिंग अब हम आगे देखने वाले हैं, आगे देखते हैं वो क्या बता रहे हैं। अभी ये जो संभार संग्रह है, इस संभार संग्रह में बहुत सारे द्रव्य आएंगे, क्योंकि स्नेहादिशु वहां से लेकर कहां तक, पूरी शमन औषधि तक, तो उनके बीच में एक और क्राइटेरिया रह गया। हमने देखा कि रुग्ण हमारे पास आ गया है तो हम वैद्य हैं,
रुग्ण आ गया है तो वो रुग्ण है, औषधि सिद्धता हमने देखी तो औषधि है, और उसके बाद जो परिचारक है वो रह गया है, तो वो जो परिचारक है उसका अंतर्भाव संभार संग्रह में किया जाता है। ओके, तो अभी हम देखने वाले हैं पंचकर्म के लिए कुछ अलग से परिचारकों की आवश्यकता होती है। जो सूत्र स्थान में परिचारकों का वर्णन दिया गया है वो तो है ही, वो सामान्य रूप से किसी भी रुग्णालय में वो परिचारक तो होने ही चाहिए, लेकिन पंचकर्म के यहाँ पंचकर्म की जो रूम होती है, पंचकर्मागार जो होता है वहां पर अलग से कुछ हमें परिचारकों की आवश्यकता होती है। इसलिए आचार्यों ने वो जो परिचारक है उनका अलग से वर्णन करके रखा है और उनके अलग से गुण भी देके रखे हैं। अभी हम वो जो परिचारक हैं वो देखते हैं कि वो परिचारक कौन से हैं और उनके क्या गुण दिए हुए हैं। ठीक है, सूत्र देखिए क्या है। ततः शील शौच आचार अनुराग दाक्ष प्रदक्षिणा, उसके गुण दिए हैं कि कौन से गुण उसमें होने चाहिए। शील होना चाहिए, उत्तम शीलवान व्यक्ति होनी चाहिए जो पंचकर्मागार में काम कर रही है। ओके, शील क्यों उसका उत्तम होना चाहिए ये भी मैं बता देता हूं। बहुत बार क्या होता है, अभी मार्केट में जो स्पा सेंटर्स चलते हैं, आपने देखा होगा कि स्पा सेंटर्स जो चलते हैं उसमें बहुत सारी अलग भी चीजें होती हैं जो हमारे ट्रीटमेंट के रिलेटेड नहीं होती है। बाहर मार्केटिंग ऐसे किया जाता है कि यहाँ पर मसाज स्टीम वगैरह वगैरह ये सब सारी चीजें की जाएगी, लेकिन वो छोड़कर जो हमारे शील के लिए योग्य नहीं है ऐसी चीजें भी बाहर स्पा सेंटर में चलती है। तो वहां पर काम करने वाले जो परिचारक हैं उनका भी शील उसी पद्धति का होता है। ओके, शील दैट इज कैरेक्टर। तो हमारे जो परिचारक हैं उनका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कोई भी रुग्ण हमारे पास आता है तो ऐसा ना हो कि वो अपने शील से हटकर वो अपने कैरेक्टर को छोड़कर कुछ अलग चीजें वहां पर करे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसलिए पंचकर्म का जो परिचारक है वो शीलवान होना चाहिए, उसका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। ओके, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि मान लो कि हमारे हॉस्पिटल में अलग से पंचकर्म की रूम है, मेल पंचकर्म अलग है, फीमेल पंचकर्म अलग है। तो एक साथ काम करने की वजह से मेल पंचकर्म में जो परिचारक काम कर रहे हैं वहां का परिचारक और फीमेल पंचकर्म में काम करने वाली फीमेल परिचारक, उनके बीच में कुछ नजदीकियां अगर आ गई, ओके, उनको एक दूसरे से प्यार हो गया, तो हमारे क्लिनिक के बाहर हमारे हॉस्पिटल के बाहर उनको जो करना है वो करे, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन हमारे पेशेंट, हम, हमारी प्रोसीजर, इन सारी चीजों को उनके उस शीलहीन कृत्य से कुछ भी का तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये काम हमारा है। ओके, तो पंचकर्म के जो परिचारक हैं वो उत्तम शीलवान होने चाहिए। इससे भी आगे वाली बात बताता हूं। अगर कोई मेल परिचारक है, ओके, और उसको हमारी जो पेशेंट है कोई फीमेल पेशेंट वो पसंद आ गई, तो भी वो उत्तम शीलवान परिचारक नहीं है। तो ये भी चीजें आप ध्यान में रखो कि आपका परिचारक जो है वो ही ही और शी शुड बी हैव अ गुड कैरेक्टर। कैरेक्टरलेस अगर आपका परिचारक है तो नहीं चलेगा। ठीक है, उसके बाद है शौच। शौच मतलब अच्छे से उसका गेटअप होना चाहिए, रोज नहाना, उसके कपड़े वगैरह एकदम क्लीन होने चाहिए। उसको देखकर आपको ऐसे लगना चाहिए कि हाँ, इस परिचारक से मैं पंचकर्मा करवाऊं तो जरूर मैं ठीक हो जाऊंगा। ओके, वो शौच होना चाहिए, शुचिता होनी चाहिए उसमें। ओके, शुचिता मतलब आंतरिक शुचि भी और बाह्य शुचि भी, वो मन से भी शौचता उसमें होनी चाहिए और बाह्य शुचि तो होनी ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि कटी बस्ती कर दिया, कटी बस्ती करने के बाद वो जो अड़द का आटा है वो वहीं पे पड़ा हुआ है, उसके हाथ भी वैसे ही है, उसने धोए नहीं, उसी हाथ से दूसरे पेशेंट को वो अभ्यंग करवा रहा है, उसका अभ्यंग कर रहा है तो
उसी के साथ वो क्या कर रहा है, बस्ती द्रव्य का संधान भी कर रहा है, बिल्कुल हाथ बीत धोने की उसको कुछ पड़ी नहीं है। तो दैट इज अशौच, ऐसे नहीं होना चाहिए। उसमें क्लीनलीनेस जो है वो प्रॉपरली होना चाहिए। उसके साथ आचार, उसका आचरण भी बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि पेशेंट को जब भी कोई परिचारक टच करता है, हम अभ्यंग करते हैं, बाष्पस्वेद करते हैं, बस्ती देते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स जो होते हैं वो पहले हमारे साथ कंफर्टेबल नहीं होते हैं, हमारे जो परिचारक है उनके साथ कंफर्टेबल नहीं होते हैं। जब परिचारक पेशेंट को टच करता है, वो स्पर्श से ही पेशेंट का और जो परिचारक है उनका, रुग्ण और परिचारक, इनके बीच में एक अनुबंध हो जाता है। क्योंकि पेशेंट जब अब हमारे पास पंचकर्म के लिए आता है, तो बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जो सिर्फ रुग्ण और परिचारक और वैद्य इनके बीच में ही होती है। पेशेंट को आपने कभी ऐसे देखा नहीं है कि पूरे कपड़े उतार कर वो मार्केट में घूम रहा है, ऐसे नहीं होता है। लेकिन वही पेशेंट, वो हाई क्लास हो, मिडिल क्लास हो या फिर लोअर क्लास हो, कौन से भी क्लास का हो, वो हमारे पास आकर उसको कपड़े निकाल कर ही सारे कर्म करने होते हैं। तो पेशेंट उसकी जो सीक्रेसी है वो हमारे साथ शेयर करता है। ओके, उसकी फिजिकल सीक्रेसी भी हमारे साथ शेयर करता है, उसकी मेंटल सीक्रेसी भी शेयर करता है, सारी सीक्रेसी वो हमारे साथ शेयर करता है। इसलिए हमारा जो आचरण है वो उसके प्रति बहुत अच्छे से होना चाहिए। इसलिए हमारे परिचारक का, वैद्य का तो आचरण होता ही है। ओके, उसी के साथ परिचारक का आचरण भी वैसा शुद्ध शौच होना चाहिए, उसका आचार वैसा होना चाहिए। अनुराग, ओके, वो रुग्ण के प्रति उसको अनुराग हो। अनुराग मतलब प्रेम भावना उसके मन में होनी चाहिए, उससे वो जुड़ा हुआ होना चाहिए। कि अगर वो नहीं आता है, थोड़ा सा लेट हो गया, तो हम जनरली पूछते हैं कि आज आप लेट हो गए, वो बोलता है कि अरे अरे गाड़ी खराब हो गई थी। रुग्ण ने, अगर पेशेंट ने कहा कि मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, तो हम बोलते हैं कि अगर कोई पेशेंट में अनुराग ना हो तो पेशेंट क्या बोलेगा, क्या आपको आपकी गाड़ी लेट हो गई, यहाँ पे हमें हमारे पास 10-10 पेशेंट वेटिंग पे है, आप ऐसे थोड़ी लेट आ सकते हो। दैट इज नॉट गुड थिंग, ये अनुराग नहीं है। आपको बोलना है अरे अरे अरे, तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी हम करवा लेते हैं, बाकी के भी पेशेंट हमारे लिए रुके हैं, तो पहले हम आपका करवा लेते हैं, उसके बाद हम बाकी की चीजें करवाते हैं। तो दैट इज अनुराग। ओके, पेशेंट के ऊपर कभी चिल्लाना नहीं है, स्पेशली परिचारक वगैरह। कभी कभी हमें चिल्लाना पड़ता है, लेकिन परिचारक को नहीं। हम हमारे हिसाब से पेशेंट को बोलते हैं, क्योंकि पेशेंट ऐसे होते हैं वो अपने मन से भी बहुत सारी चीजें करते हैं। ओके, उसके बाद दाक्ष, वो पेशेंट जो है वो एकदम दक्ष होना चाहिए, मतलब एकदम अलर्ट होना चाहिए, उसके पास अलर्टनेस होना ही चाहिए। वमन शुरू है और वमन के वक्त उसको अगर कुछ दिख रहा है, तो उसको अगर दिख रहा है कि वमन का जो द्रव्य है उसका कलर थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है, तो फटक से वो हमारे कान में आके बोलेगा, सर उसका कलर तो देखो, उसकी स्मेल तो देखो। दैट इज अलर्टनेस। ये जो अलर्टनेस है ना, ये होनी चाहिए। उसके बाद है प्रादक्षिणा, हाँ, प्रादक्षिण्यम इति आनुकूल्यम, वो अनुकूल होना चाहिए, रुग्ण के अनुकूल होना चाहिए वो। अभी अनुकूल होना चाहिए मतलब, सिंपल एग्जांपल देता हूं कि मेल पंचकर्म वार्ड में मेल ही थेरेपिस्ट होने चाहिए, फीमेल पंचकर्म वार्ड में फीमेल ही थेरेपिस्ट होने चाहिए। मेल पंचकर्म में मेल थेरेपिस्ट जो होते हैं, तो वो मेल पेशेंट के लिए वो अनुकूल है। ओके, हम हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, स्पा नहीं करवा रहे हैं। तो रुग्ण के अनुकूल होने चाहिए। और एक अनुकूलता का उदाहरण देता हूं, कभी कभी ऐसे होता है कि फर्स्ट डे किसी और परिचारक ने रुग्ण का अभ्यंग किया है, सेकेंड डे किसी और ने किया है, तो थर्ड डे हमें पेशेंट आके बोलता है कि पहले दिन जिस परिचारक ने मेरा अभ्यंग किया था, वही परिचारक मुझे आज चाहिए, क्योंकि वो उसके अनुकूल होता है। तो ये जो अनुकूलता का जो भाव है वो होना चाहिए, प्रदक्षिणा, ये परिचारक होना ही चाहिए।
प्रदक्षिणाः उपपन्नान् उपचारान् कुशलान् सर्वकर्मसु पर्यवदातान्। उपचार करने में जो छोटी-छोटी उपचार करने की जो विधियां हैं, जैसे कि वमन के वक्त जब हम वमन करवा रहे होते हैं, तो हमारे जो परिचारक होते हैं उनको एक आइडिया आ जाती है कि सर की ऐसी मेथड है करने की। सर को 3 लीटर यष्टि मधु कषाय लगता है, 3 लीटर गोदुग्ध लगता है। अगर वो खत्म हो जाए तो बीच में ही सर को कभी-कभी सैंधव जल भी लगता है और पंचतिक्तक का कषाय भी लगता है। तो हमारे सामने तो वो 3-3 लीटर रखता है, लेकिन अगर उसे लगता है कि ये खत्म होने वाला है और इसकी जरूरत है, तो वो क्या करता है, दूसरा कषाय बना के रखता है। वो हमारी परमिशन नहीं लेता, सर बना के रखूं या नहीं। तो उसको थोड़ी सी आइडिया होती है, थोड़ी बहुत चीजों की। तो वो क्या है, उपपन्नान उपचारान कुशलान सर्वकर्मसु पर्यवदतान। उसको आइडिया होती है कि कौन से कंडीशन में कहां पर क्या चीज होने वाली है और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। ओके, उसके बाद है सुपोदन पाचक। अलग अलग जो हमारी आहार की जो कल्पनाएं हैं, वो कल्पनाएं बनाने का उसको थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। सुप औदन, ये बनाने का जो ज्ञान है उसको होना चाहिए। आहार कल्पना है जो हमारे पेया विलेपी मंड कृतयुष अकृतयुष मांसरस दधी क्षीर, ओके, इनका जो ज्ञान है ना, ये कैसे बनानी है वो ज्ञान उसको होना चाहिए। अभी देखो यहां तक हम पहुंचे हैं, इतने सारे गुण पंचकर्म के परिचारक में विशेष रूप से होने ही चाहिए। ओके, सामान्य जो परिचारक के गुण है वो तो है ही, लेकिन ये विशेष गुण है, ये यहाँ पर उस परिचारक में होने ही चाहिए। अभी आगे की चीजें हैं, पाचक स्नापक संवाहक उत्थापक संवेशक औषधि पेशकश्च परिचारकान। ये अलग अलग पद्धति के परिचारक यहाँ पर उन्होंने दिए हैं। एक तो आप इन गुणों को एक साथ मिलाकर ये सारे गुण एक ही परिचारक में आपको मिल जाए तो सोने पे सुहागा, लेकिन ऐसे होता नहीं है। ठीक है, कोई कोई 2 या 3 गुण एक परिचारक में आपको मिल जाते हैं, तो आप 2-3 परिचारक रखकर अपना काम चला सकते हो। तो पाचक मतलब उसको पाकशास्त्र का ज्ञान हो। स्नापक मतलब वो पेशेंट को नहला सके। ऐसा कोई पेशेंट जो होता है बेड रिडन, उनको अगर आप षष्टिकशाही पिंड स्वेद वगैरह जो करवाते हैं तो उनको द्रोणी के ऊपर ही पेशेंट को नहलाना पड़ता है, तो वो नहलाने का काम भी अच्छे से करवा सके। संवाहक, पेशेंट को लेके जाने का, व्हीलचेयर से लेके जाने का या फिर स्ट्रेचर से लेके जाने का, ये जो काम है दैट इज संवाहक। उत्थापक, पेशेंट को व्हीलचेयर से उठाकर अभ्यंग की द्रोणी के ऊपर रखना। ओके, या फिर बेड से उठाकर व्हीलचेयर पर रखना, ये जो काम है ये उसको आना चाहिए। संवेशक, संवेशक मतलब एक रूम से दूसरी रूम में लेके जाना, उसको प्रवेशित करना, ऐसा भी एक अर्थ है। और दूसरा अर्थ है रुग्ण के जो वस्त्र है उनको परिधान करने का जो विधि है वो उसको ज्ञात होना चाहिए। लंगोट कैसे पहनानी है, बिना पेशेंट की ज्यादा मूवमेंट करते हुए पेशेंट का शर्ट कैसे निकालना है, फिर से वो शर्ट कैसे पहनाना है, इन सारी चीजों का ज्ञान उसको होना चाहिए। और उसी के बाद है औषध पेशकश्च, औषधि बनाने का ज्ञान भी उसको होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बस्ती अलग अलग बनाने पड़ते हैं, कषाय बनाने पड़ते हैं, हिम बनाने पड़ते हैं, फांट बनाने पड़ते हैं, क्षीरपाक बनाना पड़ता है। ये सारी चीजों को हमें बनाकर उसका उपयोग हमें प्रत्यक्षित रूप में हमारे पंचकर्मागार में करना पड़ता है। तो इन सारी चीजों का ज्ञान उसको होना ही चाहिए। ओके, तो ये जो चीजें हैं, पाचक स्नापक संवाहक उत्थापक संवेशक और औषधि पेशकश्च, ये जो 4-5 चीजें हैं ये हमें वमन में लगने वाली है। वमन में काम करने वाला जो परिचारक है उसको ये आना ही चाहिए
क्योंकि कब कौन सी कंडीशन आ सकती है हमें कुछ भी पता नहीं चलता। अगर व्यापक हो जाए तो पेशेंट को उठाना, उसको दूसरे रूम में लेके जाना, उसके कपड़े चेंज करना, उसके लिए फटाफट से औषधि बनाना, ये सारी चीजें जब हम ऑर्डर करते हैं तो ये काम करने वाला हमारा परिचारक ही होता है। ठीक है, तो ये परिचारक हमें लग चाहिए। आगे देखिए, परिचारकान स्वकर्म स्वप्रतिकूलान, उसको खुद को जो काम दिया गया है, उसका जो डेली वर्कशीट है, जो डेली वर्कशीट का जो चार्ट है, वो क्या होता है, स्व प्रतिकूलान, वो अच्छे से उसको प्रिपरेशन आना चाहिए। मतलब उसको बोला है कि आज तुम ये 10 पेशेंट देने दिए हैं, वो तुम्हें करने हैं, तो उसके वो स्व कर्म स्व प्रतिकूलान, वो प्रत्येक कर्म के साथ प्रतिकूल होना चाहिए, उसको प्रत्येक कर्म आना चाहिए। ऐसे नहीं है, नहीं 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 सर, मुझे ना नेत्र तर्पण नहीं आता है, नहीं 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 सर, मुझे बस्ती बनाना नहीं आता है, ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर नहीं आता है तो प्राइमरी लेवल पे उसको सिखा, स्वकर्म स्वप्रतिकूलान। अब खुद का जो उसका कर्म है, वो खुद उसको खुद के लिए वो प्रतिकूल होना चाहिए। ये कर्म मुझे नहीं आता है, वो नहीं आता है, ये मैं नहीं करूंगा, वो मैं नहीं करूंगा, ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे है कि ये मैं नहीं करूंगा, दैट इज एरोगेंसी। उसी के साथ तथा गीतवादी, गीतवादित उल्लापक, श्लोक, गाथा, आख्यायिका, इतिहास, पुराण, कुशलान, अभिप्राय ज्ञानान, उसके पास क्या होना चाहिए, गीत, वादित, उल्लापक, उल्लापक मतलब स्तोत्र, ओके, इनका भी ज्ञान होना चाहिए। उसको थोड़ा सा सिंगिंग भी आना चाहिए, ओके, एक दो वाद्य। अभी आप उसके हिसाब से सोचोगे, अभी हम क्या करते हैं कि हमारा जो पंचकर्मागार होता है, उसमें साइलेंट म्यूजिक लगाते हैं, कुछ शास्त्रीय संगीत जो होते हैं वो लगाते हैं, तो हमारा ये जो काम है ना, ये वहां पे हो जाता है। लेकिन आप उस जमाने का सोचोगे जिस वक्त चरक सुश्रुत जी काम कर रहे थे, तो उस वक्त वहां उनके पास ऐसे कैसेट वगैरह ऐसा कुछ नहीं था, पेन ड्राइव लगाओ, ऑनलाइन गाने प्ले करो या फिर मोबाइल पे प्ले करो, ऐसे कुछ नहीं होता था। इसलिए परिचारक को ही गीत, वादन, उल्लापक, अलग अलग स्तोत्र, श्लोक, अलग अलग गाथाएं, आख्यायिका, आख्यायिका मतलब छोटी छोटी स्टोरी होती है वो, इतिहास, पुराण, इनका उसको ज्ञान होना चाहिए। उसको इन सारी चीजों का ज्ञान क्यों होना चाहिए, कभी कभी क्या होता है, पेशेंट जो होते हैं ना, पेशेंट को उसको कभी कभी ये बताना पड़ता है कि जैसे कोई स्टोरी है, कि जैसे पेशेंट हमें पूछता है, जब हम वमन का मंत्र जब बोलते हैं, तो पेशेंट हमारे साथ अगर ज्यादा फैमिलियर नहीं होता है तो हमें कुछ बोलता नहीं है, लेकिन वो परिचारक से पूछता है कि सर ने अभी जो मंत्र बोला था, या फिर वमन होने के बाद सर ने जो वमन के वक्त मंत्र बोला था वो क्या है। तो उस वक्त अगर वो परिचारक बोलता है मुझे नहीं पता, आप वो सर से ही पूछ लो, तो वहां पर थोड़ा पेशेंट को ऐसे लगता है, अरे यही तो मुझे आंसर देने वाला था, सर से मैं जाके कैसे पूछूं। तो वो क्या है, हमारे जो उल्लापक, स्तोत्र है, श्लोक है, इनके प्रति अगर उसको ज्ञान हो तो वो वहां पे बता सकता है, अरे वो जो श्लोक है ना, वो भगवान के पहले अगर पढ़ते हैं तो ऐसे ऐसे होता है, और उसका अर्थ ऐसे ऐसे है। कभी कभी अगर हमें कुछ एग्जाम्पल देने होते हैं, तो हम इतिहास का सहारा लेते हैं कि इतिहास में महाभारत में ऐसे हुआ था, गीता में था, तो सॉरी, रामायण में सीता को अशोक के वृक्ष के नीचे रखा था, तो उसकी मानसिक परिस्थिति जो है वो उस अशोक की जो पूरी क्या थी, वो बाग जो बनाई हुआ था, अशोक का जो बगीचा था, उसकी वजह से सीता की जो मेंटल स्टेबिलिटी थी वो बनी रही। तो रावण को इस बात का ज्ञान था कि कोई स्त्री अगर उसके पुरुष के साथ, पुरुष से दूर हो जाती तो उसकी मेंटल स्टेबिलिटी बिगड़ सकती है, इसलिए रावण ने उसको कहाँ रखा था, अशोक वाटिका में रखा था, क्योंकि अशोक ऐसा वृक्ष है जो स्त्रियों के हार्मोन्स के ऊपर काम करता है, स्त्रियों की मेंटल स्टेबिलिटी बना के रखता है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये छोटी छोटी चीजें अगर होती है तो रुग्ण को भी बहुत अच्छा लगता है कि हाँ चलो, ये बहुत अच्छा हुआ कि हमें ये बात पता चली।
तो ये जो छोटे छोटे गीत है, ये आख्यायिका है, ये इतिहास है, पुराण की बातें हैं, स्तोत्र है, श्लोक है, ये आपके परिचारक को आने चाहिए। नहीं आते हैं तो ठीक है, अभी के लिए वो क्राइटेरिया थोड़ा सा बाजू में रखते हैं, लेकिन आए तो बहुत अच्छी बात है। उसी के साथ अभिप्राय ज्ञानम, वो कभी कभी पेशेंट को सजेशंस भी उसने देने चाहिए। पेशेंट का कभी कभी ऐसे होता है ना कि अरे यार 3 दिन से ट्रीटमेंट शुरू है, मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो परिचारक ने उसको बोलना चाहिए, नहीं नहीं, आपके जैसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं, आप रुको, आप भी ठीक हो जाओगे, आज का तीसरा दिन है ना, कल परसों देखो आपको बहुत अच्छा लगेगा। दैट इज अभिप्राय, सजेशन दिया। अभिप्राय देने का ज्ञान भी उसको होना चाहिए। अनुमताश्च देश काल विदा, उसको देश काल इनका भी थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? चलो चलो, अभी वसंत ऋतु आने वाली है, अभी वमन के पेशेंट का सीजन बढ़ने वाला है, तो हमारे पंचकर्मा का स्टॉक है, उसमें यष्टि मधु, मदन फल, ये सारे द्रव्य होने चाहिए। चलो चलो, अभी शरद ऋतु का काल होने वाला है, विरेचन के पेशेंट अभी बढ़ने वाले हैं, तो हमारे यहाँ पे विरेचन के द्रव्य होना आवश्यक है। ये कैसे होगा? अगर परिचारक को देश और काल का ज्ञान होगा, और उसी के साथ परिषद्याश्च, अलग अलग जो सेमिनार्स होते हैं, जो वेबिनार्स होते हैं, उनके हिसाब से, परिचारकों के हिसाब से उनका भी उसको ज्ञान होना चाहिए, वो उसने अटेंड करने चाहिए। उसकी वजह से क्या होता है, उसका नॉलेज अपडेट होता रहता है कि मार्केट में क्या शुरू है, हमें क्या करना है, हम कहाँ पीछे हैं, हम बाकी लोगों से अच्छे हैं या नहीं है, अगर हम पीछे हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो अलग अलग इतने सारे गुणों का चरक जी ने सूत्र स्थान में वर्णन किया है कि ये सारे गुण पंचकर्म के परिचारक में होने चाहिए। उसमें से हमें वमन के लिए लगने वाले बहुत सारे गुण हैं, जो हम वमन के लिए हमें लगने वाले हैं, आगे जाने के बाद मैं आपको बताने ही वाला हूँ। ठीक है, तो ये परिचारक हमें सांभार संग्रह में, ऐसा परिचारक हमारे सांभार संग्रह में होना चाहिए। ठीक है, आगे जाते हैं। अभी हमने विशेष जो परिचारक देखे थे वो तो देखे हमने, पाचक, स्नापक, संवार, उत्थापक, संवेशक और औषधि पेशकश्च। ये छोड़कर और भी कुछ परिचारक के, मतलब और ऐसे कुछ परिचारक हैं जो हमें वमन के लिए स्पेसिफिक लगने वाले हैं। सूत्र देखिए क्या है, प्रतिग्रहाश्च उपचारयेत, ललाट प्रतिग्रहे, पार्श्वोपग्रहणे, नाभि प्रपीडने, पृष्ठोन्मर्दने च अनपत्रपणीयाः सुहृदयो अनुमताः प्रयतरेण। प्रयत इरण, तो ये अलग है थोड़ा, इसमें भी उन्होंने दिया है कि कैसे कैसे परिचारक होने चाहिए। प्रतिग्रहाश्च उपचारयेत, अभी वो दे रहे हैं स्पेसिफिकली प्रतिग्रह करने के लिए हमें क्या है, प्रतिग्रहण करने के लिए परिचारक की आवश्यकता है। प्रतिग्रहण मतलब क्या, नीचे देते हैं, प्रतिगृह्णाति इति प्रतिग्राह पथगत, पथगतश्च आह। पततश्च ग्रह, सॉरी, माय मिस्टेक, पततश्च ग्रह, पतत ग्रह ऐसे दिया है। मतलब क्या है कि प्रतिगृह्णाति उपचारयत, ये जो सारी कंडीशंस जो है, ललाट प्रतिग्रह मतलब हमारा जो फोरहेड का पार्ट है वहां पर पकड़ने के लिए, पार्श्व प्रतिग्रह हमारा पार्श्व का जो भाग है उसको पकड़ने के लिए, उसका प्रतिग्रहण करने के लिए। उसके बाद नाभि प्रपीड़ने, हमारा उदर का जो नाभि का भाग है उसका प्रपीड़न करने के लिए। पृष्ठोन्मर्दने, हमारा पृष्ठ का जो भाग है वहां पर मर्दन करने के लिए। तो यहां पर आप देखोगे तो ललाट प्रतिग्रह और पार्श्वोपग्रहण, यहां पर क्या है, ये दो चीजें हमारे परिचारक को करने की आवश्यकता है। उसको, उसका जो फोरहेड का पार्ट है वहां पर पकड़ के रखने के लिए, और पार्श्व का भाग है उसको भी पकड़ कर रखने के लिए। ऐसे पकड़ के क्यों रखना है, इसलिए आपको चक्रपाणी जी बता रहे हैं क्या है, पतत आह,
कभी कभी ऐसे होता है वमन करने के वक्त पेशेंट को अपने शरीर का भान नहीं रहता है, और रुग्ण क्या होता है, हमारा जो सामने वाला जो वमन पीठ है उसमें क्या होता है, पततद आह, उसमें वो गिर जाता है। अभी वमन पीठ जो है उसमें मॉडिफिकेशंस हुए हैं, इसलिए पेशेंट इतने गिरते नहीं हैं। गिर भी जाते हैं तो वो पकड़ लेते हैं, आजू बाजू के जो एरिया होता है वो मैं आप आगे बताऊंगा, वहां पर वो पकड़ लेते हैं। लेकिन आप उस काल के हिसाब से सोचोगे तो ऐसे वमन पीठ वगैरह उस वक्त नहीं हुआ करते थे। वो सीधा पेशेंट को आसन पर बिठाकर सामने कुछ पात्र रखकर उस पात्र में पेशेंट को झुककर वमन करवाने के लिए कहते थे। तो जिस वक्त पित्त बाहर निकलता है तो पेशेंट को बहुत तकलीफ होती है, उस वक्त पेशेंट को ऐसे होता है कि नहीं मैं अभी गिर ही जाऊंगा, और वो लिटरली पेशेंट दोनों घुटनों के ऊपर हाथ रख के नीचे की ओर झुक जाता है। उस वक्त उसको वो गिरने की संभावना होती है। तो गिरने की संभावना दैट इज पततद आह। तो जब वो पतन होने की क्रिया जो होती है उस वक्त उसके ललाट को प्रतिग्रहण करने के लिए, उसके पार्श्व भाग को प्रतिग्रहण करने के लिए, पकड़ने के लिए हमें विशेष परिचारक की आवश्यकता होती है। आगे वो दे रहे हैं ललाट प्रतिग्रह दया अणपत्रपणिया अलज्जा विषया। अणपत्रपणिया मतलब क्या है, ललाट प्रतिग्रहण करने वाला जो परिचारक है उसमें अलज्जा विषया, उसमें लज्जा नहीं होनी चाहिए। अभी लज्जा नहीं होनी चाहिए मतलब क्या, अभी आप लोगों में से किसी ने अगर वमन के लिए असिस्ट किया हो तो आपको पता होगा कि जो व्यक्ति, जो परिचारक ललाट का प्रतिग्रहण करता है उसको वमन बहुत नजदीक से देखने को मिलता है। जो वमित द्रव्य है उसकी गंध, दुर्गंध उस व्यक्ति को ही लेनी पड़ती है। जब पित्त निकलता है तो सबसे पहले उसको ही पता चलता है कि अब ये पित्त निकलने वाला है। इसलिए जो दुर्गंध निकलने वाली है या फिर जो वोमिटस बाहर निकलने वाला है उसके प्रति उसको लज्जा नहीं होनी चाहिए, उसके प्रति उसको निर्लज्ज होना चाहिए कि हाँ ये पित्त तो गिरने ही वाला है। जनरली ऐसे होता है कि जब शुरू शुरू में हम वमन देखते हैं तो हम ऐसे, सर नहीं देखना है, चले जाना है हमें यहाँ से। तो अलज्जा विषया, वहां पर ललाट प्रतिग्रहण करने वाला जो है वो कैसे होना चाहिए, अणपत्रपणिया, उसमें अलज्जा विषय होना चाहिए। वहां पर उसको ऐसे नहीं है अरे 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 क्या वोमिट कर दी तूने, कितनी दुर्गंध आ रही, कितनी बास आ रही, क्या खाया था कल, ऐसे नहीं बोलना है पेशेंट को। और एक अर्थ नीचे दिया है इंदु इंदु जी ने, अणपत्रपणिया नियंत्रण इति अर्थः। नियंत्रण करने वाला, ऐसा भी वहां पर अर्थ लिया है कि नाभि प्रपीड़न करने के लिए या फिर पृष्ठोन्मर्दन करने के लिए वहां पर वो नियंत्रण करने वाला एक परिचारक वहां पर होना चाहिए। ओके। तो नाभि प्रपीड़न भी हमें कभी कभी करना पड़ता है जब पेशेंट वोमिट करता है, उसके पेट में जब बल नहीं रहता है कि वो वोमिट करे, तो उस वक्त जब उसको वोमिट होती है तो हमें हल्के से उसके नाभि का प्रपीड़न करना पड़ता है। उसी के साथ उसको आश्वासन देने के लिए हम क्या करते हैं, पृष्ठोन्मर्दन, मतलब धीरे धीरे उसका हम संवहन करते हैं। आपने वोमन की प्रोसीजर देखी है, आपको पता है। च अनपनपत्रिया, उसी के साथ सुहृदयो अणुमता, वो सुहृदय होना चाहिए। मतलब वो पेशेंट को उसने क्या सपोर्ट करना चाहिए, अरे अरे हाँ ठीक हो रहा है अभी, हाँ बहुत अच्छे से उल्टी की। ये जो आपने देखा होगा, मैं जब रुग्ण का ललाट प्रतिग्रहण करता हूँ उस वक्त मैं, मेरे कमेंट रहते हैं बीच बीच में, वाह 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 वेरी गुड, बहुत अच्छे से कर रहे हो आंटी, बहुत अच्छे से कर रहे हो अंकल, ऐसा वमन मैंने कभी देखा ही नहीं। भले ही आपने वैसे लाखों वमन देखे हो, लेकिन पेशेंट का एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप होना चाहिए कि अरे अरे मैंने जितना स्नेहपान किया है ना वो सब बहुत अच्छे से किया है, और मेरा वमन अभी बहुत अच्छा हो रहा है। दैट इज सूर्योदयो अनुमता। तो
इतने सारे वमन के जो विशेष परिचारक है उनमें ये गुण होने चाहिए। ओके, और उसी के साथ ये जो सूर्योदयोन्म अणुमता, इसके लिए ये जो इंदु टीकाकार है उन्होंने कहा है अणु मनोनुकूल मित्रा, मतलब ललाट प्रतिग्रहण करने के लिए स्पेसिफिक वो जो परिचारक है वो कैसे होना चाहिए, रुग्ण के मनोनुकूल होना चाहिए, उसका मित्र हो तो बहुत अच्छा, क्योंकि वही व्यक्ति होता है जो आकंठ पान के द्रव्य उनको पिलाने के लिए इंसिस्ट करता है कि चलो एक ग्लास पी लो, मेरे लिए तो पियो। अगर मित्र हो, सौहृद हो, तो वो उसको बोल सकता है अरे मेरे लिए एक ग्लास पियो, अच्छा हो जाएगा तुम्हारा वमन। या फिर कुछ मित्र ऐसे ही होते हैं, मैं तो बहुत बार ऐसे बोलता हूँ कि हर एक फ्रेंड कमीना होता है, वो उस वक्त कमीनापन अपना दिखाते ही है, अरे पीना, उस वक्त तो बहुत पीते हो, चार चार पांच पांच ग्लास, यहाँ एक ये ग्लास पीने में क्या है। तो ये जो कमीनापन है ना, दैट इज सुहृदय। हम बोलने के लिए कमीना बोलते हैं, लेकिन उसको तो उसका ये होता है ना, वो जो परिचारक के रूप में उसका जो सौहृद मित्र आया हुआ है, उसको भी चिंता ही होती है ना उसकी कि इसका वमन अच्छे से हो जाए। तो ऐसा परिचारक वमन के लिए हमें चाहिए। ठीक है, तो विशेष रूप से पंचकर्मा के लिए कैसे परिचारक चाहिए वो हमारे संभार संग्रह में आ गए, और उसी संभार संग्रह में वमन के लिए विशेष रूप से कौन सा परिचारक होना चाहिए, उसमें कौन से गुण होने चाहिए और उसके क्या काम है, कौन से कर्म वो करेगा, ये हमने देखा। अब इस संभार संग्रह में आगे वाली जो आने वाली है, दैट इज उपकरण सिद्धता। उपकरण सिद्धता में हमें कौन से उपकरणों की आवश्यकता है वो हम देखने वाले हैं। ये चरक सूत्र 15 में जो आए हुए कुछ उपकरणों का वर्णन है, ये उपकरण तो हमें लगने ही वाले हैं वमन के लिए, लेकिन ये जनरलाइज उपकरण दिए उन्होंने कि जो हमारे पंचकर्मागार में होना चाहिए। कौन से है, पात्रम, आचमनियो, उदकोष्ठा। आचमनियो उदकोष्ठा इति आचमनार्थम उदकोष्ठा, किंवा आचमन्यते एन पात्रेण तद आचमनम। जो हम आचमन करते हैं ना, आपने अगर पूजा में देखा होगा, पूजा में जब हम सबसे पहले पूजा स्टार्ट करते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं वो बोलते हैं कि आपको 5 बार आचमन करना है, 5 बार हाथ में पानी लो। और हाथ में हम जब पानी लेते हैं तो उसके लिए एक अलग सा पात्र होता है, वो आपने देखा होगा, छोटा सा ग्लास जैसा होता है, और उसमें एक छोटी सी अलग से एक चम्मच होता है। तो दैट इज पात्रम आचमनिया। वो जो पात्र होता है उसको बोलते हैं पात्रम आचमनिया। ये दिया है उन्होंने आचमन्यते एन पात्रेण आचमन, जिससे हम आचमन करते हैं वो वाला पात्र। और दूसरे दिया है आचमनार्थम उदक कोष्टम, मतलब आचमन करना है मतलब वो पानी हाथ में लेकर उसको पीना है। और आचमनार्थम उदक कोष्ठा, दैट इज बेसिन। आचमन करने के बाद उसमें जब हम आचमन हो गया, मुख प्रक्षालन हो गया, और जो पानी है जिसमें हम वो थूकने वाले हैं, दैट इज आचमनार्थम उदक कोष्ठा, वो बेसिन है। मनिको, मनिको थी गोलक, अलग अलग जो सर्कुलर पैटर्न में जितने भी हमारे पास जितने पात्र होते हैं, दैट इज मनिको। घट, छोटा घट। ओके, पिठर, पिठरेती थाली, छोटी छोटी थालियां जो हमारे यहाँ पे होती है। परियोग, परियोग मतलब कटाह, जिसमें हम आटा मूनते हैं वो, कठोत। कुंभी, कुंभ, दोनों है, कुंभी अलग होती है, कुंभ अलग होता है, और घट भी अलग होता है। घट जो होता है वो छोटा होता है। कुंभ की टीका देखिए क्या है, कुंभो दृढ़ अवयवो अल्पमुखो घटः, जिसका अवयव मतलब जिसकी जो घड़न है वो दृढ़ है, लेकिन उसका मुख है वो अल्प है, जहां से हम हाथ डालकर पानी इत्यादि जो द्रव्य निकालते हैं वो होता है घट का मुख, वो छोटा है।
दैट इज कुंभ। और कुंभी मतलब जो दृढ़ अवयव नहीं है और जिसका मुख बड़ा है, दैट इज कुंभी। कुंभ और कुंभी हस्बैंड वाइफ है। ठीक है। बाद में है कुंड। कुंड आपको पता है, पानी पानी को एक जगह पर रखने के लिए हम हमारे बाजू में घर में भी हम अभी सिंटेक्स वगैरह की हम क्या करते हैं, टंकी रखते हैं। उस वक्त ऐसा नहीं था, इसलिए वो कुंड बना के रखते थे पंचकर्मागार के बाजू में। तो दैट इज कुंड। शराव, शराव आपको पता ही है, हम जो रसशास्त्र में उपयोग में लाते हैं वही वैसी ही शराव। बाद में दरवी। दरवी मतलब पालिका यंत्र। दाल लेने के लिए या फिर कोई भी कढ़ी वगैरह लेने के लिए जो एक यंत्र होता है, दैट इज दरवी। बाद में है कट। कट की टीका देखिए, कटाह तृणादिर रचित आसनम। तृणादि से रचित जो आसन होता है उसको कहा जाता है कट। आपको पता होगा दर्भ के आसन मार्केट में मिलते हैं, या फिर अलग अलग जो मेंढे की ऊन होती है, ओके, उसके भी आसन मिलते हैं। तो ये तृण से निर्मित जो आसन होता है उसको कहा जाता है कट। पुराने जमाने में छोटी छोटी बाम्बू की जो टहनियां होती थी उसको कट करके उससे एक चटाई मिलती थी, चटाई बनाकर मिलती थी, तो उसको कहा जाता है कट। तृणादि रचितम आसनम। उदच्चन्नम पिधान शरवाहा। उदच्चन, उदच्चन मतलब पिधान शरावा। जो मटका वगैरह होता है वो मटके का मुख ढकने के लिए जो शराब होती है। पिधान मतलब ढक्कन। तो दैट इज पिधान शराबा, उदच्चन। परिपचनई तेल पाचनिका। परिपचन मतलब तेल बनाने के लिए, या फिर घृतपाक, तेल पाक, स्नेह पाक करने के लिए जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं उनको कहा जाता है परिपचन। मंथान। मंथान आपको पता है, मंथन करने के लिए जो रवि यूज करते हैं हम, दैट इज मंथान। यहाँ पर मिक्सर का भी अंतर्भाव होता है और ब्लेंडर का भी होता है, दैट इज मंथाना। चर्मचेली मतलब अलग अलग प्रकार के जो चर्म होते हैं वो। सूत्र, छोटे छोटे थ्रेड्स, मतलब धागा वगैरह जो होता है वो भी उसी की हमें आवश्यकता होती है। कार्पास, कॉटन। उर्णादि मतलब उष्म जो वस्त्र होते हैं उनको कहते हैं उर्णादि। नीचे टीका में देखिए, उर्णा गड्डर रोमानी मतलब रोमयुक्त जो वस्त्र होते हैं जो अलग अलग चर्मों से बनाए जाते हैं, दैट इज ऊर्णा। इतने उपकरणों की हमारे पंचकर्मागार में आवश्यकता होती है। तो ये छोटे छोटे द्रव्य, इसमें से कुछ द्रव्य हमें वमन में लगने ही वाले हैं। उनका मॉडिफिकेशन अभी क्या हुआ है और वो कौन से हमें ग्रहण करने हैं वो भी मैंने आगे लिखे हैं। देखिए वो कौन से हैं। वमन पीठ आपको पता है, वमन पीठ लगने ही वाला है। आसन व्यवस्था, वमन पीठ के सामने रुग्ण को बैठने के लिए अलग से आसन की व्यवस्था होनी चाहिए। कुशहस्तक। कुशहस्तक मतलब नैपकिन जो होता है, जो हम पेशेंट को बोलते हैं कि एक नैपकिन आपके पास रखो। क्यों? क्योंकि जो मुंह से जब वोमिट बाहर निकलता है तो यहाँ वहां लगता है, तो वो एक नैपकिन आपके पास होना चाहिए, हैंकरचीफ, दैट इज कुशहस्तक। तुला, मेजर कुछ भी मेजर करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, मेजरमेंट का जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो हमारे पास होनी चाहिए, दैट इज तुला। ओके। मानभांड, मानभांड दैट इज मेजरिंग सिलेंडर। अनेकों विध पात्र, अलग अलग शेप के अलग अलग पात्रों की भी हमें आवश्यकता होती है काढ़ा बनाने के लिए, ओके, कषाय देने के लिए, यवा को पान करने के लिए अलग अलग चम्मच वगैरह हमें लगते हैं वो। वस्त्र, वस्त्र में हम बहुत सारी चीजों का अंतर्भाव कर सकते हैं। पेशेंट को पहनाने के वस्त्र वो है, टॉवेल है, नैपकिन है, ओके। अगर पेशेंट को वमन करने के वक्त ठंड लग जाती है तो पेशेंट को ओढ़ने के लिए भी कुछ चद्दर वगैरह, ऐसे कुछ ऊनी वस्त्र, शॉल वगैरह ये सब होना चाहिए, दैट इज वस्त्र। कमल नाल, एरंड नाल, ये आपको पता है जब वमन के वेग नहीं होते हैं तो कमल नाल से
उन्होंने वमन को जनरेट करने के लिए कहा है। उस चीज के लिए कमलनाल और एरंडानाल की हमें आवश्यकता है। अंगारधानिका, अंगारधानिका मतलब छोटे छोटे चूल्हे जो होते हैं, रूम हीटर जिसको हम बोलते हैं। आपने फॉरेन में देखा होगा, फॉरेन के जो घर होते हैं जनरली, जहां पर दक्षिण ध्रुव और उत्तर ध्रुव वहां के जो घर होते हैं जहां पर बर्फ गिरती है, उस घर में ही एक अंगारधानिका होती है जो कंटिन्यूसली जलती रहती है। तो ऐसी अंगारधानिका भी हमारे पंचकर्मागार में होनी चाहिए। ओके, अभी फिलहाल उसका क्या मॉडिफिकेशन है कि रूम हीटर हमारे पास होने चाहिए। ओके, शैया है मतलब बेड भी आ गया, बेड के ऊपर गद्दी भी आ गई, बेडशीट भी आ गई और पिलो भी आ गया। ओके, धूमनेत्र वमन के बाद धूमपान करवाने के लिए और आदि एक्सेट्रा बहुत सारे हम यंत्रों की यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो। इसी के साथ गैस स्टोव, पेशेंट को बैठने के लिए स्टूल, वोमिट करने के लिए, वोमिट का मेजरमेंट करने के लिए बकेट्स, पेशेंट को बैठने के लिए चेयर, ओके, बीपी एपरेटस, पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, स्टेथोस्कोप, ग्लास, ग्लास मतलब पानी पीने का ग्लास, ओके, अलग अलग वेसल्स, हॉट वाटर बैग, रूम हीटर, एसी की भी कभी कभी जरूरत पड़ती है तो आपके पंचकर्मागार में एसी भी होना चाहिए। ओके, फैन भी चलेगा अगर एसी नहीं है तो। लिटमस पेपर, लिटमस पेपर हमें आगे लगने वाला है, मैं बताऊंगा लिटमस पेपर की क्या आवश्यकता है। टेस्ट ट्यूब, मेजरिंग फ्लास्क एक्सेट्रा, इतने तो हमें लगने ही वाले हैं। इसके अलावा और भी कुछ द्रव्यों का हम इसमें अंतर्भाव कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गई यंत्र सिद्धता और उपकरण सिद्धता। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अभी इसमें स्पेसिफिक चीज है कि वमन पीठ, ये जो वमन पीठ होता है इसमें कुछ स्पेसिफिकेशंस होते हैं। वो स्पेसिफिकेशन देखकर ही आपको आपका वमन पीठ आपके क्लिनिक के लिए बना कर लेना है। ओके, मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है, आप वहां से भी मंगवा सकते हो, लेकिन मार्केट में जो अवेलेबल है उसमें थोड़े से प्रॉब्लम्स है। वो प्रॉब्लम्स क्या है और उनको अवॉइड करने के लिए आप क्या कर सकते हो वो हम देखते हैं। अभी हम वमन पीठ की ओर जाएंगे। वमन पीठ, ये दोनों पद्धति के वमन पीठ आपने देखे हुए हैं। ठीक है, पहले वाला जो सबसे पहले वमन पीठ मतलब उसमें क्या होता है, पेशेंट को वोमिट करने के लिए उसके सामने पेशेंट को बैठने के लिए आसन व्यवस्था, और जो वोमिट होगी उसका मेजरमेंट करने के लिए वहां पर कुछ फ्लास्क होते हैं। ऐसी अरेंजमेंट जिसमें की है दैट इज वमन पीठ। लेकिन ये दोनों अगर आप देखोगे हमारे ग्रंथकारों ने वमन करवाने की जो पोजीशन है, जो स्थिति है, उस स्थिति को वर्णन के लिए करने के लिए उन्होंने कहा है कि जालू जानु तुल्यासन। जब रुग्ण वोमिट करने के लिए आप उसको आसन प्रदान करोगे, वो जो आसन है वो आसन होना चाहिए जानु तुल्यासन। अभी जानु तुल्यासन मतलब क्या है, जानु मतलब हमारे घुटने और तुल्य मतलब हॉरिजॉन्टल टू आवर नी जॉइंट। ऐसा हमारा जालू तुल्यासन होना चाहिए वमन करवाने के लिए। लेकिन ये दोनों वमन पीठ अगर आप देखोगे तो कभी कभी ऐसे होता है, पेशेंट के जो जानू है वो उस जो चेयर बैठने के लिए दिए हैं वहां से नी जॉइंट थोड़े ऊपर की ओर आ जाते हैं, या फिर पेशेंट के पैर टेढ़े हो जाते हैं, पेशेंट पैरों को क्रॉस करके बैठता है। और वोमिट करने के लिए आगे की जो पोजीशन है वो देखो, वो भी पेशेंट को कंफर्टेबल नहीं होती है। तो जानुतुल्यासन कैसे होना चाहिए, बेटर वे आप क्या करो, आपके क्लिनिक में एक एडजस्टेबल स्टूल बनवा लो। ओके, उसकी हाइट एडजस्ट हो जाए ऐसा स्टूल, जिसको बैक साइड से आप सपोर्ट भी दे पाओ, ऐसा स्टूल आप बनवा लो। और उस पर जब पेशेंट बैठेगा तो उसकी जो नी जॉइंट है उसको देखो, और ऐसे एडजस्ट करो कि वो जानु तुल्यासन हो जाए। उसका जो बटक रीजन है, बटक रीजन
और जो नी रीजन है वो एक दूसरे को क्या होने चाहिए, हॉरिजॉन्टल होने चाहिए। दैट इज जानुतुल्यासन। अगर वो हॉरिजॉन्टल नहीं है तो आप उस स्टूल की हाइट एडजस्ट करो। ऐसे जानुतुल्यासन ही उन्होंने स्पेसिफिक क्यों कहा, क्योंकि अगर आपको कभी वॉमिट हुई है तो आपको पता चलेगा जब भी हमारी वॉमिट होती है तो दो चीजें हम करते ही करते हैं। एक तो पेट के ऊपर हाथ लेके जाते हैं और वॉमिट करने के वक्त हम थोड़ा सा झुक जाते हैं और हमारा जो दूसरा हाथ होता है वो हाथ हमारे घुटनों की ओर जाता है। झुककर घुटनों की ओर जाने का ये जो रिफ्लेक्स है वो हमारे ब्रेन ने क्रिएट किया हुआ रिफ्लेक्स है। और ये जो रिफ्लेक्स है, पेट के ऊपर हाथ लगाना और जानु के ऊपर हमारे हाथ को रखना, ये दोनों सपोर्टिव है वोमिट करने के लिए। जब हम पेट पर हाथ रखते हैं और जब हमें वोमिट होती रहती है तो ऑटोमेटिकली हमारा जो पेट है वो जब अंदर जाता है तो वहां के मसल्स को हमारा हाथ सपोर्ट देता है और उसी के साथ हमारे बैक को सपोर्ट मिलने के लिए हमारा दूसरा हाथ हमारे जानु की ओर जाता है और वहां हम रिलैक्स करके हमारे बॉडी का वेट, बैक साइड से बॉडी का वेट उस जानु पर डालकर इजीली वोमिट करते हैं। ये हमारा नेचुरल वोमिटिंग का फिनोमेनॉन है, नेचुरल रिफ्लेक्स है। और इसी रिफ्लेक्स और इसी फिनोमेनॉन को हमारे आचार्यों ने जानते हुए उन्होंने कहा कि आसन जो है वमन का वो जानु तुल्यासन होना चाहिए। तो अभी आप बोलोगे ये जो दोनों चेयर आपके सामने रखी हुई है ये बिल्कुल भी जानु तुल्यासन नहीं है, इसमें पेशेंट इजीली वॉमिट नहीं कर पाता है। फर्स्ट इसमें तो नहीं नहीं। दूसरी वाली जो है, दूसरे में देखिए चेयर की हाइट उन्होंने जानु तुल्यासन के हिसाब से मैनेज की है, लेकिन अगर वहां तक आपका हिप रीजन और जानु तुल्यासन जब बन जाता है तो वोमिट करने के लिए आगे का जो वमन पीठ है वो उसकी हाइट देखो कितनी ज्यादा है। तो इस वजह से पेशेंट को वोमिट करने के लिए बिल्कुल भी कंफर्ट नहीं मिलता है। आपने पहले वाले इसमें वमन देखा होगा, दूसरा वाला थोड़ा सा अलग है। पेशेंट को कंफर्ट नहीं मिलता है जब उसको वोमिट करनी होती है ना, पेशेंट क्या करता है पता है, लिटरली वो चेयर से थोड़ा सा उठकर ऊपर की ओर होकर फिर वो उसमें वोमिट करता है। अभी जो मैंने आपको बात बताई ये देखिए, दैट इज द नेचुरल रिफ्लेक्स। किम जानुतुल्यासन, जानुतुल्यासन ही क्यों, ये नेचुरल रिफ्लेक्स है। जब हमें वोमिट होती है तो हम झुक जाते हैं और घुटनों पर हाथ रखते हैं और हाथ रखकर पेट को सपोर्ट करते हुए फिर हम वोमिट करते हैं। और अगर आपने ऐसे किया है, ऐसी आपके पास अरेंजमेंट है तो पेशेंट पेट को भी हाथ नहीं लगा पाता है और घुटनों पर भी जोर देके वो झुक भी नहीं पाता है। तो आपको क्या करना है, एडजस्टेबल स्टूल या फिर चेयर आपके क्लिनिक में होनी चाहिए और उसके आगे सिंपली आप कोई टब रख दो या फिर ये आपके सामने ये जो वमन पीठ रखा हुआ है उसकी हाइट कम कर दो। कहां तक कम करनी है, उसके जानू के साइड तक, पेशेंट के जो नी रीजन है वहां तक वो बेसिन आ जाए, इतनी हाइट उसकी कम करनी चाहिए। तो पेशेंट इजीली आगे झुककर अपने घुटनों पे हाथ रखकर पेट को सपोर्ट करके वो वोमिट कर पाएगा। तो नेचुरल रिफ्लेक्स के भी हम, नेचुरल जो रिफ्लेक्स आने वाला है उसकी भी हमें हेल्प मिलने वाली है। अभी तो जनरली 99% जगह पर आपको ये दोनों चीजें देखने को मिलेगी, यही यूज होती है। लेकिन आप प्राइवेट क्लिनिक में जाओगे तो बहुत कम प्राइवेट क्लिनिक में आपको ऐसी अरेंजमेंट दिखेगी। एकेडमिक्स में आपको ऐसी अरेंजमेंट मिलेगी देखने के लिए, लेकिन क्लिनिक में नहीं मिलेगी। मेरे क्लिनिक में भी ऐसा नहीं है, मेरे क्लिनिक में मैंने अलग से बना के रखा है।
ठीक है, दैट इज वमन पीठ, जानु तुल्यासन कैसे होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, ऐसे होने की वजह से हमें जो नेचुरल फिनोमिनॉन की वजह से जो रिफ्लेक्स आने वाला है वोमिट का, वो हमारे वमन के लिए कैसे हेल्प करने वाला है, ये हमें यहाँ तक पता चल गया। ठीक है, जानु तुल्यासन आपको समझ में आ गया है। अभी एक लास्ट स्लाइड है, अगर ये हम खत्म करते हैं आज तो हमारा पूर्व कर्म यहाँ पर खत्म हो जाता है। ठीक है, सिर्फ एक लिस्टिंग है द्रव्य सिद्धता में कि इतने सारे द्रव्य हमारे पास होने चाहिए, इसमें से ऑलमोस्ट 70% जो द्रव्य है ये पहले रिपीट होके गए हैं, सिर्फ हमें वो लिस्टिंग देखना है। लिस्टिंग क्या है, घृत तैल वसा मज्जा क्षौद्र फाणित लवण गंधोदक मधु सिधु सुरा सव्वीरक तुषोदक मैरेय मेदक दधि दधिमंडन उदस्विद धान्याम्ल मूत्राणी। ठीक है, तो धान्याम्ल मतलब कांजी, उदस्वित ये एक धान्याम्ल का ही एक मध्य का प्रकार है उदस्वित, बाकी सब आपको पता है, सव्वीर का मैरेय का वगैरह वगैरह सब कुछ। मूत्राणी, मूत्र अष्टवर्ग जो मूत्र का दिया है वो 8 प्रकार के मूत्र, वो सब आपके पास होने चाहिए। तथा शाली षष्टिक मुद्ग माश यव तिल कुलत्थ बदर मृद्विका काश्मर्य परुषक अभय अमलक विभितकाणी, सारे द्रव्य आपके पहचान के हैं। इतने सारे द्रव्य आपके पास होने चाहिए। ये हो गई आपकी द्रव्य सिद्धता। यहाँ पर हमारा आज संभार संग्रह खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर से हम वमन के प्रधान कर्म में प्रवेश करने वाले हैं। यहाँ तक हमने सब पेशेंट को रेडी किया है। अभी वैद्य भी रेडी है, पेशेंट भी रेडी है, हमारा रुग्ण भी रेडी है, हमारी औषधि भी रेडी है। अभी सिर्फ हमें पेशेंट को वॉमिट करवाना है। ठीक है, उसका विधिवत वमन करवाना है। फिर वो जो वमन का विधि है वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे प्रधान कर्म में। यहाँ हम आज रुकते हैं।